हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अगर आप आईईएस प्रीलिम्स में जाएंगे तो वहां पर भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब करना क्या है कि ये मैंने एक स्टार टॉपिक के तौर पे लिखा है। स्टार टॉपिक यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके अंदर क्या वेरिएशंस होते हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूं। तो हम बात करेंगे, आप एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ और हम एक एक चीज इसके अंदर की सीखेंगे, कैसे इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और भी एक दो ऐसी बातें जो हम जनरली प्रीवियस टाइप में पढ़ते हैं बट रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, उससे आप कंपेयर कीजिएगा। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस टाइप से लिखा रहता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये तो हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो भी किस कैटेगरी में आती है, हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आएगी। तो अगर आप देखेंगे इस टाइप की इक्वेशन में, अगर आप उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डो एम बाई डो वाई इक्वल नहीं आएगा डो एन बाई डो एक्स के। ठीक है, इसको ध्यान रखें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। सॉरी। तो बात करते हैं कि ये तो हुआ एग्जैक्ट नहीं है। अब आगे बात करता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहां पर p और q क्या क्या है वो देखते हैं। तो p है, p और q दोनों ही लिख लेते हैं। p और q जो होगा वो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो सकता है या कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो p और q के बारे में ध्यान से देखें, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात आ जाती है, एकदम फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग में हमने बात की थी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की। फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब यहां जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब ये बात हो गई p और q की। ठीक, बट इतना ये तो जनरल है, क्योंकि तो जनरल से हमें उतने अच्छे से समझ आता नहीं है ना, क्योंकि हम जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे क्लैरिटी आएगी कैसे, जनरल सी बात है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं और एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं। आपको पता है नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या तरीका है यहां पर, उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 2ln x बाई एक्स। ठीक, y ऑफ 1 दिया हुआ है 0, देन y ऑफ e हमें कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन निकालना है, देन y ऑफ e कैलकुलेट करना है। एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो लीनियर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो लीनियर की क्या क्या कंडीशन है, तो ये सारी कंडीशन फॉलो करता है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब क्या बात करते हैं कि इसको कंपेयर किससे करना है। कंपेयर मैंने बताया कि अगर आप इससे कंपेयर करें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, ठीक है, इससे कंपेयर करना है। लेकिन इससे कंपेयर करने के लिए हमें करना क्या होगा, dy बाई डी एक्स का जो भी पार्ट है उसको रिमूव करना है यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो x से x कैंसिल और 2y बाई एक्स इक्वल्स टू
ln x यानी 2 ln x अपॉन एक्स क्यूब आएगा यहां पर, ठीक है, एक्स क्यूब आएगा। अब ध्यान से देखिए कि dy बाई डी एक्स कंपेयर हुआ, p की जगह पर 2/x आ रहा है, y एज इट इज एंड q तो इंडिपेंडेंट फंक्शन मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे y नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब ये हो गया, तो ये एकदम कंपेयर हो गया। अब कंपेयर करने से क्या क्या मिला देखिए, p क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर 2/x और q क्या आ रहा है 2 ln x अपॉन एक्स क्यूब, ये आ रहा है। अब बात करते हैं कि अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लिखना है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, ठीक है। अब जो भी ये मैं बता रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना, ठीक है, इससे कंपेयर करना, ये मेन ना मेरा जनरल ये है। अभी और बात करूंगा आगे, क्योंकि इसमें एक वेरिएशन और बन सकता है अभी, तो इससे कंपेयर कर रहा हूं। तो अगर यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये dx लिखा है, तो यहां भी x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रल होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e टू द पावर p dx होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर p मतलब 2/x और dx। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2/x क्या होगा, या 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, 1/x का इंटीग्रल क्या होगा x के रेस्पेक्ट में ln x होता है, ठीक है। तो ये हो गया ln x, ये 2 यहां पे क्या होगा पावर में जाएगा, ये आपको ln की प्रॉपर्टी पता है, तो e टू द पावर ये क्या हो गया ln ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये भी पता है कि e और ln एक दूसरे को क्या करते हैं कंपेंसेट करेंगे, तो क्या आएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सोल्यूशन हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया। अब सॉल्यूशन लिखना कैसे है, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं उसकी बात करते हैं। ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन देखिए, यहां लिखता हूं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए बात आती है, ऐसे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तब जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और इंटीग्रेशन ये भी क्या होगा x के रेस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस c, ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन अगर ये है तो सॉल्यूशन फिर कर ही लेते हैं। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल करके आया था, ये एक्स स्क्वायर आया था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब ये हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर, ये y ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, y इंटू एक्स स्क्वायर हुए। और इसके बाद इंटीग्रल ऑफ q, q क्या है देखिए, q है 2 ln x अपॉन एक्स क्यूब, 2 ln x अपॉन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर है हमारा, प्लस c कर लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, तो स्पेस कम है, यहां लिखते हैं हम सॉरी। अब यहां देखिए क्या बचेगा, x बचेगा यहां से, तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे एक्स स्क्वायर वाई लेफ्ट साइड में, और ये क्या आएगा इंटीग्रल 2 ln x अपॉन एक्स dx प्लस c, ठीक। अब स्टूडेंट को दिक्कत कहां जाएगी कि ये तो ठीक है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिए सिंपल सा तरीका है कि 2 ln x बाई एक्स, अब 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 मैं क्या करता हूं बाहर रख लेता हूं, ln x बाई एक्स dx का इंटीग्रल कैसे होगा। तो यहां पे क्या करना है कि अगर आप ln x को ही कुछ अज्यूम कर लें, कुछ t z, ठीक है, तो ln x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या होता है 1/x, तो 1/x यहां प्रेजेंट है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे मैं यूज करने जा रहा हूं। तो सब्सटीट्यूशन कैसे कर रहा हूं कि उसको देखिए ln x को मैं t पुट कर लेता हूं और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, है ना। ln x को कुछ t पुट कर लिया मैंने, यहां लिख रहा हूं मैं, तो ln x को मैंने t पुट कर लिया, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिए 1/x dx क्या हो गया dt,
करेक्ट? इतना क्लियर हुआ? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो है ही, यहां 2 है, इंटीग्रल ln x को तो t रखना है, रख दिया, dx अपॉन x को क्या रखना है, dx अपॉन x को dt रखना है, ये dt प्लस c। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर बाई 2 होगा, और बाई 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, सिर्फ टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर प्लस सी लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां तक समझ आया ना आपको? टी स्क्वायर प्लस सी लिख दिया। अब देखते हैं, अब फाइनल स्टेप कुछ नहीं है, ये t को वापस पुट कर देना है। t को वापस क्या पुट कर देना है हमें? t हमने क्या एज्यूम किया था, ln x। ठीक है, t को वापस ln x रख देंगे। ठीक, t को वापस ln x क्योंकि एज्यूम किया था। तो फाइनल आंसर कहाँ लिखूं? फाइनल आंसर यहां लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं कि देखिए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ln x का स्क्वायर प्लस c, इस टाइप से आएगा। तो ये हुआ फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप समझ जाएंगे, यहां से समझ जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू यहाँ ln x का होल स्क्वायर प्लस c, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आप y निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये सॉल्यूशन हुआ फाइनली। अब मेन बात आती है कि आखिर चेंज क्या क्या हुए। ये तो सॉल्यूशन है, अभी तो और बाकी बात करनी है हमें। तो पहले मैं यहां समझा देता हूं कि पॉइंट नंबर 1 ये है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इससे कंपेयर कीजिए गिवन इक्वेशन को। सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल पी डी एक्स, कब? जब ये दिया हो तब। ठीक है, अब ये दिया हो, बार बार इसलिए क्यों कह रहा हूं, कभी dx अपॉन dy भी आ सकता है ना, dy बाई डी एक्स, तो उसका क्या फॉर्म होता है वो भी बात करेंगे अपन आराम से। और थर्ड पॉइंट, जनरल सॉल्यूशन, ये। ठीक है, ये 3 बातें हैं, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। अब बात करते हैं कि ये क्या है 2 बातें। अब देख लीजिए एक बारी। तो अब बात करते हैं कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, y ऑफ 1 0 दिया हुआ है पहले से। y ऑफ 1 0 दिया है। अगर y ऑफ 1 0 दिया है, इसका क्या मतलब है, ये हमने पहले देखा हुआ एक्चुअली, कि मैंने बताया था कि ये वैल्यू x की होती है और ये फाइनल ये y की जगह रखा जाएगा, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो x की जगह पे 1 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है। किसमें? इस सॉल्यूशन में, ये फाइनल में। उससे क्या फायदा है? उससे फायदा ये है कि ये कांस्टेंट जो लग रहा है ना इंटीग्रेशन का एक्स्ट्रा, वो निकल आएगा, उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, इसलिए वो कंडीशन दी है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं, स्पेस क्रिएट करते हैं यहां पे। देखिए अब बात करेंगे आगे। अब क्या हुआ कि y ऑफ 1 0 दिया, नहीं x1 रखता हूं और y को 0 रख दिया, तो y 0 जैसे ही मैंने रखा, किसमें रखा? इसमें रखा। y को जैसे ही 0 रखा, ये लेफ्ट साइड 0 हुआ, और x को क्या रखना है? 1, तो ln 1 क्या हो गया? 0, तो 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू जो आ गई वो 0 आ गई। देखिए c 0 आ गया। फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला? फाइनल सॉल्यूशन मिलता है y, ये एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ln x का होल स्क्वायर, बस c तो गया, c 0। अब पूछा क्या है? y ऑफ e निकालिए। y ऑफ e मतलब x की जगह पे e रखना है, तब मुझे जो y की वैल्यू आएगी वो निकालनी है। तो यहां से देखते हैं, यहां बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद तो यहां देखिए y को निकालना है, x की जगह पे e रखना है, तो e स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या है? देखिए ln e। ठीक है, ln e का होल स्क्वायर ये आएगा। अब ई स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ln e क्या होता है? देखिए 1 होता है, क्योंकि log टू द बेस e को ही ln बोलते हैं, और बेस और नंबर सेम हो जाए तो log की वैल्यू 1 हो जाती है। ln e इज 1 देन 1, ये 1 स्क्वायर इज 1, y की वैल्यू जो आ गई वो आ जाएगी 1 बाई ई स्क्वायर। ठीक, तो ये आंसर हो गया और ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो यहां पे आंसर आप पुट कर देंगे 1 अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, और आप कैलकुलेटर में डाल के इसको न्यूमेरिकल डेटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना करना पड़ेगा, 3 ही पॉइंट याद रखने। फर्स्ट जो मैंने रब कर दिया अभी वो था स्टैंडर्ड फॉर्म, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म।
सेकंड क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और थर्ड क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 पॉइंट आई होप इस एग्जांपल से क्लियर हुए होंगे। एक एग्जांपल या एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक्चुअली होमवर्क के लिए, और फिर क्या बात करता हूं कि dx/dy होगा, अगर जो अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड dy/dx वाला फॉर्म, वो dx/dy होगा, तब क्या लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो और जनरल सॉल्यूशन दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि जब सेकेंड फॉर्म होगा, इक्वेशन dx/dy के फॉर्म में लिखी होगी, तब कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जनरल सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन होगी dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इक्वेशन ये थी, क्या थी, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। ठीक, आपको क्या याद रखना है, जो वेरिएबल यहां है वही यहां होना चाहिए, तो जो वेरिएबल यहां है वो यहां है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा ये है y। ठीक है, y यहां पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब और p और q क्या है, तो p और q इस केस में जो p, q ये होंगे फंक्शन ऑफ y। ठीक, फंक्शन ऑफ y, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां y है, इसीलिए फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात, और कांस्टेंट होंगे। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मैं बात करता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा जाएगा, वहां क्या लिखते थे, e टू द पावर p dx, तो यहां लिखेंगे e टू द पावर p dy। सिंपल सी बात है, जो भी मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में यहां पे इंटीग्रेशन होना, e की पावर में, बस इतना ध्यान रखना, e की पावर में। जनरल सॉल्यूशन वहां लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वहां लिखते थे dx देन dy, जो भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वही लिख रहा हूं, प्लस c। ठीक है, तो इतना सा चेंज है उसमें और इसमें, और दो टाइप से हमें याद नहीं रखना है कि ऐसा करना है y यहां x या कुछ नहीं, बस एक ही याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और सेकंड आप अपने आप से लिख सकते हैं, बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब ये तो हुई बात दोनों टाइप की, ये हो गया और फर्स्ट भी हो गया, और ये सेकंड एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, x टू द पावर 4 dy/dx प्लस 4x³ y इक्वल्स टू माइनस साइन x, y ऑफ पाई 1 आपको गिवन है, देन फाइंड y ऑफ पाई/2। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, जो एकदम सीरियसली टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि इसमें आपको समझ आया होगा इस वाले टॉपिक में अभी तक के लिए, और एग्जाम्पल आप करेंगे, इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस कंपेयर करना है और सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन जो होता है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में हम जान लेंगे ना तो आसान होगा। आप बस फॉर्मूलेज याद रखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले के लिए आपको वीडियोस पता है, फर्स्ट सेकंड जो फॉर्मूला के लिए बनाई गई थी उसको देखें। जो भी लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो जरूर वो चीज़ देखें, उसके बाद ही यहाँ पे डील हो पाएगा, क्योंकि है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर आगे, इसके आगे क्या होता है। तो बात करता हूँ इसी में आगे, तो एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है यहाँ पर, 10y dy/dx प्लस 10x इक्वल्स टू cos y और cos³ x। ठीक है, तो अब है क्या कि ये थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है। एक्चुअली ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब कैसे आता है उसकी मैं बात करता हूं। ठीक है, धीरे धीरे। अब होगा क्या कि जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन दिया हो, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले उससे, जो इक्वेशन थी dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो उसमें ना ठीक है वहां से कंपेयर करना, बट एक्चुअली जो q होता था उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, नहीं x दिखना चाहिए। तो क्या y नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, cos y से डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं डिवाइड बाई cos y, डिवाइड बाई cos y। ठीक है, ये मैं आपको सोचना बता रहा हूं कि इक्वेशन को देख के कैसे सोचा जाता है, डिवाइड बाई cos y। ठीक है, इतना करते हैं। cos y से मैंने जैसे डिवाइड किया इसको, तो उससे क्या आता है 10y अपॉन cos y, तो cos को मैं sec लिख सकता हूं, sec y 10y dy बाई dx प्लस यहां कितना आएगा sec y 10x, 10x ऑलरेडी है,
इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब क्या करें? अब इसमें सोचना चाहिए हमें कि अब क्या करना चाहिए। अब देखिए, अब दिमाग ऐसे में काम नहीं करता है, बट क्यों? सेक वाई और सेक वाई टेन वाई क्या कोई रिलेशन है? ऐसे सोचना है। सेक वाई और सेक वाई टेन वाई में कोई रिलेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। कैसे? सेक वाई को अगर मैं टी एज्यूम कर लूं और इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्योंकि एक्स ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो करेंगे सेक वाई का डिफरेंशिएशन। सेक वाई का डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला शीट तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए यहां से। अब सेक वाई टेन वाई और वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको एक की पॉइंट मिल गया कि सेक वाई टेन वाई और डी वाई बाई डी एक्स को मैं सीधा डी टी बाई डी एक्स लिख सकता हूं। तो देखिए कैसे, ये लिख दिया। ठीक है, सेक वाई को आपने माना था टी, तो प्लस टी और टेन एक्स तो एज इट इज है ही, तो टेन एक्स इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स, तो इसको तो बदल ही नहीं सकते। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स। अब आप देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से कंपेयर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये इस टाइप से कंपेयर होगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं इक्वेशन को, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, चेंज तो किसी भी वेरिएबल में कर सकते हैं ना, दो तो मैंने बताए, इसको आप कर सकते हैं चेंज। डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल्स टू क्यू से कि अगर ये कंपेयर हुआ तो पी की वैल्यू क्या आई? देखिए पी आया यहां पर 10x, पी आया 10x, पी आया 10x और क्यू कितना आया? cos क्यूब x। ये तो क्लियर हुआ। चलिए, अब सॉल्यूशन की बात आ जाती है। तो सॉल्यूशन आपको पता है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेशन पी डी एक्स। एक्स क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दिया है वो एक्स दिया है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर पी डी एक्स। तो पी डी एक्स देखिए, पी क्या है? 10x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई टू द पावर इंटीग्रल और 10x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, फिर एक फॉर्मूले की नीड है हमें यहां पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है? ln sec x। ठीक है, ln sec x। तो यहां क्या आएगा? इंटीग्रेशन हो गया ln sec x। ठीक है, और e और ln एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? sec x। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारे पास। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया, तो अब सॉल्यूशन लिखना है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखना है? देखिए पहले यहां इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन करना क्या है, सॉल्यूशन में था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि वहां था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे क्या हो जाएगा? मेरी इक्वेशन क्या बनी थी? dt बाई डी एक्स बनी थी। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस c। ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या दिया है हमारा? sec x। ठीक है, sec x x, फिर यहां पर q क्या है हमारे पास? cos क्यूब x। देखिए cos क्यूब x, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x और dx प्लस c। इसके बाद सॉल्व करेंगे जैसे, तो t और ये हो गया sec x और ये इंटीग्रल cos, ये देखिए cos क्यूब है और इसको 1/cos लिखेंगे तो ये कितना आएगा? cos स्क्वायर x dx प्लस c। ठीक है, अब देखिए t को आप वापस पुट कर दीजिए। t को हमने क्या माना था? देखिए sec y है ना, और sec x इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx प्लस c।
कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना होगा, फिर से वही फॉर्मूले, सिंपल सा फॉर्मूला, इसका मैं बता देता हूं आपको अलग से निकाल के। कॉस स्क्वायर एक्स के लिए कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन के लिए ना हमें कॉस 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस 2x का फॉर्मूला। तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कॉस 2x को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, साइन स्क्वायर को पुट कर सकते हैं हम किस रिलेशन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो वहां से करना क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं वही लिख रहा हूं डायरेक्ट, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos 2x कितना आ जाएगा, देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का आएगा, तो ये 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो आएगा cos 2x, ये प्लस 1 हो जाएगा राइट इधर लेफ्ट आके, और डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया देखिए cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पुट कर देते हैं, देखिए तो sec y इंटू sec x, अगर sec y इंटू sec x है हमारे पास, तो फिर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये sec y इंटू sec x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखिए cos स्क्वायर एक्स जो है, cos स्क्वायर एक्स को तो लिख दिया मैंने क्या, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx प्लस c, ठीक है। अब देखिए अब इंटीग्रेशन तो आसान हो जाएगा, sec y sec x, और इसको सेपरेट कर लेंगे तो एक आएगा dx बाई 2 और एक आएगा cos 2x dx बाई 2, ठीक। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए dx प्लस इंटीग्रल dx और ये cos 2x dx, ऐसे कर सकते हैं, ये एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि लीनियर ऑपरेशन होता है, इंटीग्रेशन एक लीनियर ऑपरेटर है एक्चुअली। तो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर हुआ और ये dx प्लस cos 2x, ये 1/2 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद मैं आगे लिखता हूं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां लिखते हैं, तो इसमें करना क्या है, अब आगे देखिए sec y sec x, sec y sec x इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहां पर x बाई 2 हो गया, देखिए x बाई 2 हो गया, cos 2x का इंटीग्रल, cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है, देखिए cos 2x का इंटीग्रल है sin 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि sin 2x और उसके बाद जो ये 2x फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, तो cos 2x का क्या हो गया, sin 2x यानी प्लस sin 2x अपॉन 2, ठीक है, और प्लस c, तो ये हो गया देखिए सॉल्व, है ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो मेन मैंने इसमें समझाना चाहा कि आपने किया क्या, कि आपने एक फंक्शन को पुट किया, जैसे sec y को t पुट किया था, तो sec y को t पुट करना, यहां देखिए कंसेप्ट मेन इसका क्या था कि sec y को t पुट करना, और sec y को t पुट करने के बाद जो आपने sec y tan y dy बाई dx को जो dt बाई dx डायरेक्ट लिख लिया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें करना क्या है कि यहां जो फंक्शन बीच में जनरेट होगा ना उसको एज्यूम करना है, और जो आगे वाला जो यहां पे एक्सप्रेशन लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dt बाई dx और समथिंग जो आप यहां एज्यूम कर रहे हैं उसके डिफरेंशिएशन से विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और ना रटने की जरूरत है कि ये टाइप ऐसे होता है, ये टाइप ऐसे होता है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, बस आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के थोड़े से फॉर्मूले अच्छे से पता हो तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही बिल्कुल ही आसानी से डील कर सकते हैं। मेन मुद्दा मेरा क्या था कि ये एग्ज्यूम करके और इसको लाना जिससे वो लीनियर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब लोग बाग इसी को नाम देने लगते हैं, क्या नाम देते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट ना नहीं समझ पाता है कि कब इक्वेशन रिड्यूस होगा कब नहीं होगा। तो मेन चीज ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है रिड्यूस, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल तो आपको समझ आया होगा। अब इसके आगे एक और बात करूंगा, फिर उसमें देखिएगा आप, और इसके नाम से फिर आपको बाद में बताऊंगा क्या नाम बोलते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा कि मिस्टेक हुआ, 1/2 इंटू डी एक्स, ये तो ठीक है, एक्स आया इंटीग्रल और 2 से डिवाइड किया हमने,
और cos 2x का लिखा sin 2x बाई 2 और ये 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 1/2 यहाँ मैं एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके ये 4 आएगा एक्चुअली फाइनली, और ये तो ठीक है, प्लस सी करेक्ट है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान दें। ओके ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो आइए बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की जो कि रिलेटेड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, बट उसको कैसे लाना है लीनियर में उसको देखना है हमें। तो एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस 5y अपॉन 6x इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4 अपॉन y टू द पावर 5। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल में है क्या, एक्चुअली लग तो रहा है लीनियर जैसा बट ऐसा है नहीं। तो करना कैसे लीनियर में, सबसे पहली बात कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू में जो क्यू के साथ कभी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आता था, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कभी नहीं आता था। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ y है, तो यहाँ y आ रहा है, इस y को हटाओ। कैसे हटाएं भाई, y टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर 5, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो y टू द पावर 5 dy बाई डी एक्स और 5 अपॉन 6 वाई टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, y टू द पावर 6 बनेगा बाई x इक्वल्स टू, और यहाँ क्या आएगा 5x टू द पावर 4, यही बचेगा बस, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहीं से अब ट्विस्ट शुरू होगा कि अब क्या करें। अब फिर से वही जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल में किया था वही तरीका, मिडिल टर्म को देखिए y टू द पावर 6, अच्छा ठीक है। अगर मैं y टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन करने का सोचूं, y टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन करने का सोचूं तो y टू द पावर 5 मिलता है कि नहीं। देखिए डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो 6y टू द पावर 5 आएगा, डिफरेंशिएशन आपको पता है। तो अब जनरेट तो हो रहा है, तो फिर क्या करना है, सीधा सब्सटीट्यूशन। देखिए कैसे, y टू द पावर 5 को मैंने t पुट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने t पुट कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखते हैं क्या है, y टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6y टू द पावर 5, देन y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इक्वल्स टू dt ओवर dx, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए y टू द पावर 5 dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/6 dt बाई डी एक्स, क्योंकि 6 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ, देखिए dt बाई डी एक्स और ये 1/6 लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस 5/6 y टू द पावर 6 को तो मैंने t माना था, ठीक है, t अपॉन x को कुछ नहीं कर सकते, x एज इट इज है, और 5x टू द पावर 4, यहाँ भी कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखिए फिर से कंपैरिजन के लिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू में dy बाई डी एक्स को कोएफिशिएंट फ्री रखना होता था, तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स को हमें कोएफिशिएंट फ्री रखना है। तो 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में, यहाँ भी कर सकता था ऊपर डायरेक्टली, बट ठीक है एक एक स्टेप से चलते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ डायरेक्ट, तो क्या आएगा, देखिए dt बाई डी एक्स, 6 का मल्टीप्लाई हुआ, ये बचेगा 5t बाई एक्स, और ये क्या बचेगा 6 5 30 x टू द पावर 4, ठीक है। अब आप कंपेयर कीजिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, तो देखिए जो वेरिएबल यहाँ है वो यहाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो p वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, देखिए कैसे, अब देखिए ये p हुआ और ये q, क्लियर, p और q मिल गए, बहुत आसान हो गया अब p और q मिल गए। अब यहाँ लिखते हैं, तो p मिल गया, q मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन p dx टू दी पावर, ये ध्यान रखें e टू दी पावर में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e टू दी पावर p क्या होगा, देखिए 5/x, तो 5/x ये हुआ dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आया dx बाई x, फिर से ln x और e टू दी पावर ln x, यानी कि ये 5 और ये पावर में जाएगा, आपको पता है सब चीज। तो इसके बाद x टू दी पावर 5, e और ln कंपनसेट करेंगे, तो x टू दी पावर 5 फाइनल इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल गया, ठीक। ये थोड़ा फास्ट किया पर आसान है, आपको आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू दी पावर 5 मिल गया। सॉल्यूशन लिखिए, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते थे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि t है मेन डिपेंडेंट वेरिएबल।
तो t, और t को भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं, तो t था y⁶। तो सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, तो जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर t इज y⁶ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x⁵, ठीक है, y⁶ x⁵ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या था देखिए 30x⁴, तो q 30x⁴ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x⁵, ये ठीक है। और क्या आ रहा है dx प्लस c, क्लियर। अब यहां से क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना है x⁹ है ये, और x⁹ का इंटीग्रेशन x⁻10/10, तो 30/10 आएगा, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पर, x⁻10 आएगा यहाँ पर और प्लस c आएगा। अब आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो y⁶ आ जाएगा, x⁵ से ये x⁵ से डिवाइड कर लीजिए, प्लस c x⁻⁻5, ये आंसर y⁶, ये आ गया देखिए, फाइनल सॉल्यूशन ये रहा। तो अब करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, मेन जो है कि अगर सबसे पहले q साइड से वेरिएबल हटाओ डिपेंडेंट वाला, ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो मिडिल टर्म, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करो कि इसके डिफरेंशिएशन से ये जनरेट हो, और ये कंप्लीट हट जाएगा, तब लीनियर से कंपेयर कर पाओगे। लीनियर से कंपेयर हुआ फिर तो 2 स्टेप रहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जनरल सॉल्यूशन, सिंपल हो गया, और वहां से आंसर आ जाएगा। अब इसी को क्या नाम दे दिया है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं डायरेक्ट नाम से आपको पढ़ाता बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, आप सोचते हैं नई वाला आ गई और फिर वो दिक्कत करता, तो करना कुछ नहीं है वो लीनियर ही टाइप, इसको नॉन लीनियर कहेंगे, बट वो लीनियर में कन्वर्ट हुआ किस तरीके से हुआ वो आपको जानना है मेन, ठीक है। अब एक्चुअली इस टाइप का दिखता है, वो इस टाइप का दिखता है बर्नौलीज इक्वेशन। अगर आप यहाँ ध्यान दें थोड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इस टाइप का दिखता है और फिर n के ऊपर कंडीशन लगाते हैं, तो भाई बोलेंगे कि n इक्वल्स टू 0 रखिए, n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। n इक्वल्स टू 1 रखोगे आप, तो आप इसको ना फिर वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, n को 0 रखा तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, लीनियर की तरह, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली बन गया। अगर n 1 है तो वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, ये y होगा और py को राइट साइड शिफ्ट कीजिएगा, उसके बाद आसानी से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल। देन उसके बाद अगर पावर बढ़ गए 2 3 4 5, तब इसको नाम देंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली तो बर्नौलीज में कुछ नहीं है, ये वही तरीका है कि बस लीनियर में आप कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इतना तो चलिए ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम। आई होप कि इतना समझ आया होगा आपको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन चलते रहेगा और आपको डाउट ना आए, बिल्कुल जीरो डाउट रहे, वैसी मेरी कोशिश है यहाँ पे, ताकि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो एकदम डरता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इतने सारे टाइप होते हैं, भयंकर सारे फॉर्मूले हैं और मतलब इंटीग्रेशन भी आ जाता है ऐसा वैसा, तो आपको उस चीज से डर बस मैं भगाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि एग्जाम के दिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना, जबकि वो सबसे इजी है, एकदम सबसे इजी है। तो बिल्कुल ना घबराएं और बिल्कुल आप बने रहे मेरे साथ डिफरेंशियल इक्वेशन के एंड तक।